गरीब माँ की 5 बिगड़ी हुई बेटियां। कम ऑन लेट्स गो गर्ल्स, हम पांचों को हमारी टिपिकल माँ के घर पहुंचने से पहले घर पहुंचना होगा। जैसे ही पांचों बहनें घर आती हैं तो चौखट पर बैठी उनकी माँ सुधा उन्हें छोटे कपड़े पहने हुए देखकर गुस्से में तिलमिलाकर बोलती हैं, आज तुम पांचों की खैर नहीं, अंदर चलो। मैंने दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपना पेट काट काट कर तुम पांचों का पेट भरा, कभी तुम्हें दाने दाने पर आफत नहीं होने दिया ताकि तुम मन लगाकर पढ़कर अपने पैरों पर खड़ी हो सको। आज पता चला कि मेरे पीठ पीछे मेरी पांचों बेशरम बेटियां कौन सी पढ़ाई करती हैं। अच्छा है जो आपको ये पता चल गया, कम से कम अब हम पांचों बहनों को यूं लुका छुपी का खेल तो नहीं खेलना पड़ेगा। अरे बचपन बीत गया इस गई गुजरी बस्ती में, मगर हम आज भी इस किराए के घर में घिसी पिटी जिंदगी जी रहे हैं। काया की ये बात सुनकर गरीब सुधा की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वह लड़खड़ाते लफ्जों से बोलती है, क्या कहा तो उन्हें? सच्ची तो कह रही है काया, आखिर क्या गलत कहा? आपका बस चले तो आप हमें अपनी गिरफ्त में रखो। वो तो जब हम इस घर से बाहर निकले तब दुनिया देखी, और अब आप हमें नहीं रोक सकती। हमारा जब मन चाहेगा हम बाहर जाएंगी और आएंगी। हम दूध पीती बच्ची नहीं है जो आपसे डरते फिरें। हाँ, मुझे ही समझ जाना चाहिए था कि अब मेरी पांचों बेटियां बड़ी हो गई हैं। अपनी इस मंदबुद्धि माँ को माफ कर दो। इतने के बाद गरीब सुधा की पांचों बेपरवाह बेटियां पैर पटकते हुए कमरे में जाकर फैल कर सो जाती हैं, मगर सुधा सारी रात चौखट पर बैठकर जागती रह जाती है। ये कहानी है कीर्ति, काया, लिली, सिया और छवि नाम की 5 बिगड़ैल बेटियों की, जिनकी नजरों में अपने माँ की मेहनत का जरा भी मोल नहीं था। भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू मुझे? भरी जवानी में तूने मुझसे मेरा पति छीन लिया। ऐसे में मैंने अकेले अपनी 5 बेटियों का भार ढोया और उन पर आस लगाई थी कि पांचों बड़ी होके मुझे कुछ दिखाएंगी कर, मगर आज वह आस भी टूट गई। सुधा की आंखों से रात भर आंसू बहते। बेटियों की बिगड़ैल हरकतें उसका बल तोड़ कर रख देती हैं। अगली सुबह, कीर्ति, काया, मैं काम पर जा रही हूँ, खाना बना दिया है, खा लेना। खाना बनाकर कोई एहसान कर दिया है क्या? वही रोज की तरह दाल रोटी बनाई होगी। हमें नहीं खाना ये गया गुजरा गरीबों वाला खाना। हमारे पास पैसे हैं जिससे हम अच्छा खाना खा सकती हैं। इसके बाद पांचों मनमौजी बिटिया अपनी गरीब माँ को आंख तरेरते हुए जोमैटो से खाना ऑर्डर करती हैं। तुम पांचों के पास पैसे कहाँ से आए? हो गॉड माँ प्लीज, तुम हम पांचों को मत पकाओ, अब जाओ भी। अपनी बिगड़ी हुई बेटियों का बुरा बर्ताव देखकर सुधा काम पर आती है। वह मोनिका नाम की एक अमीर औरत के घर झाड़ू बर्तन का काम किया करती थी। मोनिका का स्वभाव बहुत ही मर्म था, साथ ही उसकी शिखा का भी सुधा से बहुत रिझाव था। अरे सुधा काकी, आप आ गई? मैं कब से आपको मिस कर रही थी। मुझे आपके हाथों की देसी स्टाइल में बनी मोटी रोटी खानी है। बनाती हूँ बेटी। सुधा रसोई में रोटी बनाने लगती है, मगर उसका ध्यान अभी अपनी बेटियों पर बटा हुआ था। तभी तवे से उठ रहे भपके पर उसका हाथ सट जाता है और फौरन उसके हाथों पर फफोले पड़ जाते हैं। माँ, मेरा हाथ। सुधा, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ ध्यान था तुम्हारा? कहीं नहीं मालकिन, बस। मोनिका बिना देरी किए सुधा को छुट्टी दे देती है। सुधा जैसे ही घर पहुंचती है, वहां का नजारा देखने लायक था। उसकी पांचों बेटियां नशे में डूबी हुई थीं। जहां काया और कीर्ति सिगरेट की कश मार रही थीं, वहीं लिली और सिया शराब पी रही थीं। उनके लफ्ज नशे में पूरी तरह लड़खड़ा रहे थे। आओ ना माँ, हम पांचों के साथ एक पैक तुम भी लगा लो। देखो शराब के साथ साथ चखना भी है। अरे अब इतना भी क्या सोचना मदर इंडिया, आओ और मजे लूटो हमारे साथ। माँ आओ, सबसे पहले ही सिगरेट का एक कश मार कर देखो, मिजाज हरा हो जाएगा। अपनी बिगड़ैल बेटियों को नशे में डूबा देखकर सुधा उन्हें जैसे ही मारने के लिए बढ़ती है, लिली अपनी बूढ़ी माँ की बाह मोड़ देती है। यू ब्लडी बुढ़िया, हम पर हाथ उठाएगी। एक तो जब देखो कचर 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 कच्च करती रहती है, मगर तू तो आज गई धन्नो। नशे में अंधी हुई लिली अपने खून के हाथों लाचार माँ को जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसे सुधा का सर घर के खुरचे हुए दीवार में टकरा जाता है। माँ, मेरा सर, जिन्हें मैंने अपने खून से सींचा, आज वही बिगड़ी हुई बेटियां अपनी बूढ़ी माँ का खून बहा रही हैं। अपनी गरीब माँ पर जुल्म ढाकर पांचों बिगड़ैल बहनें लड़खड़ाती हुई सर पर बोतल रखकर नाचती हैं।
अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली। देखो मेरी बहनों, ये घर हमारे साथ साथ नाच रहा है। हर बीतते दिनों के साथ सुधा की पांचों बेटियों की बदतमीजी हद पार होती जाती है। देर रात छोटे छोटे कपड़े पहनकर पार्टी करने जाना, घर में जुआ खेलना, सिगरेट और शराब में धुत रहना उनका बिगड़ा पेशा बन चुका था। एक रात की बात है, दिन भर की थकी हारी सुधा दरवाजे पर खड़ी बेटियों के आने की बाट जोह रही थी। इतनी रात हो गई, पता नहीं मेरी पांचों बेटियां कहाँ रह गई। भगवान उन्हें किसी भी गलत हाथों में पड़ने से बचाना। क्लब की पार्टी कितनी अमेजिंग शानदार थी। अरे वो तो होगी ना, अब तुम पांचों बहनें हो ही इतनी बोल्ड और सेक्सी। रॉकी को छवि के छोटे कपड़े में दिख रहे घुटने को घूर घूर कर देखते हुए उस गरीब माँ के तन मन में आग लहक जाती है और वह उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। नीच कमीने, अपने घर की माँ बेटियों को भी ऐसे ही घूरता है क्या? कहीं तू ये समझ रहा है कि इन पांचों के आगे पीछे कोई नहीं तो इस वहम की धूल झाड़ ले। सुधा की फटकार सुनकर रॉकी फौरन वहां से भाग जाता है। तभी सबसे छोटी बेटी छवि सुधा पर चीख पड़ती है। ओह गॉड, क्या करूं मैं अपनी बोरम माँ का? हमारे बीच में क्यों टांग अड़ाती हो? रॉकी हमारे क्लब के टिकट्स के लेकर खाने पीने का खर्चा उठाता है। उसने जरा सी आंखें भी सेक ली तो क्या हो गया, आजकल ये कॉमन है। अपनी बिगड़ी हुई बेटियों की गिरी हुई सोच उस गरीब माँ को तोड़ कर रख देती है। अगली सुबह जब पांचों बहनों की नींद खुलती है तो सुधा को अपने सामान की गठरी बांधता देख कीर्ति कहती है, माँ ये झोला झंटा क्यों बांध रही हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, अब मेरी पांचों बेटियां बड़ी सयानी हो गई हैं, इसलिए मुझ गरीब का यहाँ कोई काम नहीं, चलती हूँ। सुधा अपना सामान उठाकर घर छोड़कर चली जाती है और लिली कहती है, जस्ट चिल गाइस, ये तो अच्छा हुआ जो हमारी गरीब माँ चली गई। अब हम खुलकर अपनी मनमर्जियां चलाएंगे। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं मगर सुधा की बिगड़ी बेटियों में कोई सुधार नहीं आता। मगर फिर वक्त अचानक से करवट लेता है, जिसे धीरे धीरे उन्हें अपनी माँ की कमी महसूस होने लगती है, जिसे देख छवि की आंखों से आंसू छलक जाता है। क्या हुआ छवि, तुम रो क्यों रही हो? माँ की याद आ रही है दीदी। एक वही तो थी जो हम पांचों बहनों पर रोक टोक करती थी, हमारा हाल पूछती थी। छवि की बात सुनकर कीर्ति, काया, सिया और लिली की आंख भर आती है और वह बिना देरी किए मोनिका के घर आती है। आंटी, हमारी माँ कहाँ है? उन्हें बुलाइए ना। कौन सी माँ? जिसकी तुमने कभी कदर नहीं की? क्या कभी तुमने पास बैठकर अपनी माँ से उसका हाल चाल पूछने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि तुम बहनें अपनी दुनिया, अपनी अय्याशी में बिजी थी। जो दुख तुम्हारी गरीब माँ ने तुम्हारे लिए उठाए हैं, उसके लिए तुम पांचों को उसके पांव धोकर पीना था, मगर तुमने उसका दर्द कभी बांटा ही नहीं। मोनिका की डांट फटकार सुनकर पांच बिगड़ैल बहनें वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। तभी सुधा भागी भागी बाहर आकर उन्हें सीने से सटा लेती है। मेरी बच्चियों चुप हो जाओ, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती। माँ हमें माफ कर दो, हम पांचों को अपने किए पर पछतावा। अब हमें एहसास हो गया कि माँ की अहमियत क्या होती है। हमने अपने सारे बुरे लत छोड़ दिए हैं। उस दिन के बाद से सुधा की पांचों बेटियां अपनी सभी बुरी लत छोड़कर संस्कारों में ढलने लगती हैं। साथ ही अपनी माँ का भरी पूरी से खास ख्याल भी रखती हैं। माँ का दिल होता ही ऐसा है, बच्चे चाहे लाख गलतियां क्यों ना कर ले, माँ का दिल पिघल ही जाता है। अरे वाह, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मेरे जितना खूबसूरत कोई भी नहीं है। पूरे गांव में मेरे चेहरे जैसा चेहरा किसी का नहीं। अरे अरे बस कर, और कितना अपनी खूबसूरती को निहारती रहेगी? तुझे देखने वाले नीचे कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि तुझे देखे बिना ही वहां से चले जाएं। अरे तो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है? ये चले जाएंगे तो दूसरे आ जाएंगे, रिश्तों की कमी थोड़ी है। वैसे भी मैं कई लोगों को रिजेक्ट कर चुकी हूँ, इन्हें भी रिजेक्ट कर दूंगी तो क्या चला जाएगा? ओहो, तेरा कुछ नहीं हो सकता। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, सभी मेहमान तेरा इंतजार कर रहे हैं। सेजल ऐसा कहकर नीचे चली जाती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद रूपा तैयार होकर सभी मेहमानों के सामने आती है। रूपा को पहली बार कोई लड़का पसंद आया था। इससे पहले वह कई सारे रिश्ते मना कर चुकी थी। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। अरे वो तो मैं हूँ, इसमें कहने की क्या बात है? मैं बहुत सुंदर हूँ, ये तो मुझे पता है। ममता को रूपा की बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वह उस समय रूपा की बात को नजरअंदाज कर देती है, जिसके बाद शकुंतला और ममता अपने दोनों बच्चों का रिश्ता तय कर देती है। ममता रूपा की शादी अपने बेटे विक्रम से करके उसे अपने घर ले आती है।
अंदर आओ बहू, इसे अपना ही घर समझो। आज से तुम भी हमारे घर का एक हिस्सा हो। रूपा का गृह प्रवेश उसकी बड़ी भाभी नेहा करती है और नेहा रंगत से सांवली लेकिन नैन नक्श की बहुत सुंदर थी। लेकिन रूपा को अपनी खूबसूरती के आगे कोई दिखाई नहीं देता। वह पहले दिन से ही अपनी भाभी से मुंह बना कर रखती है। अरे रूपा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। जैसा तुम्हारा नाम वैसे तुम्हारा रूप। देवर जी, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। हाँ हाँ, सही कहा भाभी आपने। रूपा सच में बहुत सुंदर है। वह आपस में बातें कर ही रहे थे कि रूपा अपने मन ही मन सोचती है, मुझे तो लगता है कि इसे भी मेरी खूबसूरती से जलन है, लेकिन इसका मुझसे जलना लाजमी है क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत जो हूँ, मेरे जितना खूबसूरत कोई नहीं। रूपा अपनी खूबसूरती की तारीफ अपने आप ही कर लिया करती थी। उसे किसी की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे अपनी खूबसूरती का इतना घमंड था कि वह शादी के कुछ दिनों में ही अपनी जेठानी को अपनी खूबसूरती का घमंड दिखाना शुरू कर देती है। ओहो, मुझे मेरे कपड़े भी नहीं मिल रहे, कहाँ चले गए पता ही नहीं चलता। आखिर मेरे कपड़े गायब कहाँ हो जाते हैं। तभी वहाँ नेहा आती है और ऊपर से कहती है, अरे तुम परेशान क्यों होती हो? दरअसल बात यह है कि मैंने तुम्हारे कपड़े लॉन्ड्री के लिए भेज दिए थे। आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मैं घर में ही अपने कपड़ों को लॉन्ड्री कर लेती। आप तो चाहते ही नहीं है कि मैं आज अच्छे कपड़े पहन कर जाऊं। आप तो मुझसे चिढ़ती हो क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ ना, यही बात है। अरे रूपा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भला मैं तुमसे क्यों किलसूंगी? मैं तो बस। अरे परेशान क्यों होती हो? मैं तो जानती ही हूँ, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ कोई ना कोई मेरी खूबसूरती से चढ़ने वाला मुझे मिल ही जाता है, लेकिन मैं आपको माफ करती हूँ, जाओ। रूपा ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद नेहा को उसकी बातें बहुत अटपटी लगती हैं, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। वो चुपचाप से अपने घर के काम करने चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे अब रूपा घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती, सारे काम वह नेहा से ही करवाती। सुनो रूपा, मैं मंदिर में पूजा करने जा रही हूँ, रसोई में गंदे बर्तन रखे, तुम जाकर उन्हें साफ कर देना। बाकी का सारा काम मैं कर चुकी हूँ। क्या कहा आपने? मैं सभी के जूठे बर्तन कर दूं? अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पहली बात, मैंने अपने नाखूनों पर अभी अभी नेल पेंट लगाई है। अगर मैंने बर्तन धोए तो मेरी नेल पेंट खराब हो जाएगी और फिर मैं अपनी खूबसूरती को इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। इसलिए जब आप मंदिर से पूजा पाठ करके वापस आ जाओगी तो खुद ही धो लेना। लेकिन बहू, तुम अपनी खूबसूरती के चलते घर में कोई भी काम नहीं करती हो, ऐसा कब तक चलता रहेगा? माँ जी, अगर ऐसी बात थी तो मेरी शादी अपने बेटे से करवाने से पहले ही सोचना था ना। मैं तो ऐसी हूँ, मैं किसी भी काम को नहीं करती। पहले भी घर में सारे काम मेरी माँ ही करती थी और अभी मैं कोई काम नहीं करूंगी। ऐसा कहकर रूपा अपने कमरे में चली जाती है। दिन प्रतिदिन उसका ये बर्ताव बहुत ही ज्यादा बढ़ता जाता है। अब तो वह अपनी सास और अपनी जेठानी को अपनी खूबसूरती के ताने भी देने लगती है। तुम दोनों कितनी बदसूरत हो। जब तुम दोनों मेरे साथ चलती हो तो मुझे अपनी बेइज्जती महसूस होती है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मुझसे दूर रहकर चला करो। देखो, मैं नहीं चाहती कि कोई ये सोचे कि इस अक्षरा के साथ ये दासियां कौन चल रही हैं। बहुत जरा अपनी जुबान संभाल कर बोल। तुझे जरा भी अंदाजा है कि तू क्या बोल रही है? सही तो कह रही हूँ माँ जी, आप दोनों इतनी बदसूरत होगी, आपकी शक्ल देखते ही पूरा दिन बर्बाद चला जाता है। बस करो रूपा, जितना तुम्हें अपनी खूबसूरती का घमंड है, एक दिन तुम्हें उतना ही उस खूबसूरती को लेकर पछतावा भी होगा। तुम अपनी फालतू की बातें अपने पास रखो। मेरी खूबसूरती को कभी कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा ऐसे ही खूबसूरत रहूंगी। जब समय के साथ तुम बूढ़ी होती जाओगी तो तुम्हारी खूबसूरती भी ढलती जाएगी। ये जरूरी नहीं कि तुम सदा जिंदगी भर खूबसूरत ही रहोगी, इसलिए अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड मत करो। नेहा के इतना कहते ही दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। ये बात तो तय है कि आप दोनों जल्दी से जल्दी बूढ़ी हो जाओगी, लेकिन मैं अपनी खूबसूरती को हमेशा कायम बनाए रखने के लिए कुछ प्रोडक्ट मंगवाए हैं जो दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। रूपा ऐसा कहकर दरवाजा खोलती है और डिलीवरी बॉय से अपने सारे प्रोडक्ट लेती है, जिसके बाद वह अपनी सास और अपनी जेठानी को उन प्रोडक्ट को दिखाए बिना ही अपने कमरे में चली जाती है और उन प्रोडक्ट्स को अपने चेहरों पर इस्तेमाल करती है। सुबह से शाम तक वह अपने कमरे में ही रहती है और एक के बाद एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है। मेरे जितना खूबसूरत कोई नहीं, अब तो मैं और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाऊंगी। ऐसे ही पूरा दिन खत्म हो जाता है। जैसे ही रात होती है, रात के समय रूपा अपना आखिरी पैक अपने चेहरे पर लगाकर सो जाती है। अगले दिन सवेरा होता है तो वह अपना चेहरा धोती है। उसके पूरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स और छोटे छोटे दाने उभर आते हैं। वह अपने आप को शीशे में देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं होता, मेरे चेहरे को क्या हो गया? इतने सारे पिंपल्स! आज तक मेरी स्किन पर एक भी पिंपल नहीं आया था। रूपा अपना चेहरा देखकर रोने लगती है, जिसके चलते विक्रम की नींद खुल जाती है और वह रूपा से कहता है, अरे ये क्या रूपा, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है?
मत देखिए मेरा चेहरा, अगर आपने मुझे देख लिया तो मुझे छोड़ दोगे, इसलिए भगवान मेरा चेहरा मत देखो, मैं बहुत बदसूरत लग रही हूँ। रूपा के ऐसा कहने पर विक्रम उसे गले से लगा लेता है और उससे कहता है, अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मेरी पत्नी हो। तुम जैसे भी हाल में रहोगी तुम हमेशा मुझे स्वीकार रहोगी। मुझे तुम्हारे ऊपर दिखावटी खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता। विक्रम की ये बात सुनकर रूपा को बहुत खुशी मिलती है, जिसके चलते उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है। आज मेरे इस चेहरे की दशा ने मेरे घमंड को चूर चूर कर दिया है। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मुझे जेठानी जी और माँ जी से माफी मांगनी चाहिए। रूपा अपनी सास और अपनी जेठानी के पास जाती है और उनसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी खूबसूरती के घमंड के चलते आप लोगों को बहुत खरी खोटी सुनाई। अरे रूपा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, हमारे लिए इतना ही काफी है। वैसे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा चेहरा पहले की तरह ठीक कर दूंगी। नेहा रूपा के चेहरे पर आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करती है और धीरे धीरे उसका चेहरा ठीक होने लगता है। कुछ ही समय बाद रूपा का चेहरा पहले की तरह ठीक हो जाता है और अब वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।